तो कल हम लोग फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का, जो कि हमारे पार्ट 3 में मेंशन है संविधान का, उसका आर्टिकल 12 और 13 को डिटेल में हम लोगों ने कवर किया था। और उसी सीक्वेंस में आज हम अपना फंडामेंटल राइट पार्ट 2, आज हमारा सेशन होगा, जिसमें हम सबसे पहले आर्टिकल 14, फिर उसका आर्टिकल 15, 16 एंड सो ऑन हम कंटिन्यू करेंगे। हर एक आर्टिकल को काफी बारीकी से समझना है, ढंग से समझना है, हर एंगल से समझना है। उस आर्टिकल को क्यों इंक्लूड किया गया, उसका क्या मोटिव था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके पीछे का क्या इंटेंशन था, हमारे संविधान निर्माताओं का, वो सब हमको काफी अच्छे से कवर करना है। और संविधान बनने के बाद क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वर्डिक्ट्स आए, वो सब हम कवर करेंगे। क्योंकि एज वी ऑल नो कि फंडामेंटल राइट पॉलिटी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम किसी भी तरीके से कुछ भी इसमें स्किप नहीं कर सकते। और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 20 to 30% पूरे पॉलिटी सिलेबस का यही पार्ट है जो हर एक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे डाइवर्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। और तो वी विल ट्राई माय बेस्ट कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत फ्यूचर में एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में समस्या ना आए। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल 14। ओके फ्रेंड्स, राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट में जो हमारा आर्टिकल 14 से 18 है, वो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें, तो अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखें, सपोज अभी मैं देख रहा हूँ कि 16-17 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। हो सकता है इसमें से कुछ लोग अभी कॉलेज से बाहर आए हों, हो सकता है कोई हॉस्टल में रहता हो, कोई दूर सिटी में रहता है। तो अगर आप अपने आसपास के लोगों से मिलें, बात करें, देखें उनको, तो आप देखेंगे कि बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विभिन्नताएं हैं। चाहे भाषा की हो, चाहे कल्चर की हो, चाहे रंग की हो, चाहे धर्म की हो, आज के टाइम में देखा जाए चाहे कास्ट का हो, आप देखेंगे कि बहुत सारा डाइवर्स है। और हमारे देश की खासियत भी है कि विभिन्नताओं में एकता। मतलब बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी सिविलाइजेशन है, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, बहुत भाषाएं हैं, धर्म है, फेस्टिवल्स मनाने का तरीका अलग अलग है। लेकिन फिर भी हम एज अ इंडियन सिटीजन हम सब एक हैं। ऐसे कंडीशन में संविधान निर्माताओं का मेन फोकस था कि सभी को, जितने भी भारत के नागरिक हैं, इन सभी को बराबरी का इंसाफ मिले, किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो राइट टू इक्वलिटी पार्ट है, इसको फंडामेंटल राइट करार दिया गया, जिससे कि इसको अमेंड करना पार्लियामेंट के बस की बात नहीं है। और ये परमानेंट, आप बोल सकते हो एक तरीके से, ये जो इस देश के नागरिक होंगे उनके साथ ये एक अधिकार जुड़ जाएगा। सो यही अब मोटिव था आर्टिकल 14 को इंट्रोड्यूस करने का, कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ किसी भी तरीके की, किसी भी ग्राउंड पे उनके साथ नाइंसाफी न होने पाए। ठीक है, अब आर्टिकल 14 में दो मेन टर्म है। मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, अभी तो बैकग्राउंड बता रहा था, और अब जो भी बताऊंगा वो सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा।
पहला वर्ड है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। एक बार हम थोड़ा वॉइस कंफर्मेशन चाहते हैं, आप लोगों को हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? यस सर। यस सर। अब आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें और सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुन लें। कोई अगर आपको इन बिटवीन कोई क्वेश्चन करना होगा तभी, या जेन्युइन क्वेश्चन इस टॉपिक तभी आप इसमें इंटरप्ट करिएगा, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब होती है। आप पेन पेपर लेके बैठिए, एक एक चीज को नोट डाउन करिए। आई गारंटीड कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और शायद आपको आज ही याद हो जाए। इतना टफ जो ये दिखता है इतना टफ है नहीं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, दो सेंटेंस है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसको ध्यान समझिएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। या दूसरे सेंस में बोलूं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने आप लिखिए कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन इज अबव द लॉ। मैंने इसमें हाईलाइट भी कर रखा है क्योंकि यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसको नोट कर लीजिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये मतलब है कि नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। जो नहीं वर्ड है ना, ये डिनोट करता है कि ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है इसका। जो यहाँ पे नहीं वर्ड है, नहीं शब्द है, ये डिनोट करता है कि ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, नकारात्मक पर्सपेक्टिव है। और इसको लिया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का से लिया गया है, और इसको एज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव मानते हैं क्योंकि इसमें नहीं वर्ड है, मतलब नो पर्सन इज अबव द लॉ, दैट इज वाई इट इज अ नेगेटिव कोनोटेशन। ठीक है, यही एक क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, इसीलिए हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा, एक चीज और याद कर सकते हैं आप, यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये बी है बीच में। एक सेकेंड में पेन यूज कर लेता हूँ। ये बिफोर में बी है, तो बी से आप याद कर सकते हो बी फॉर ब्रिटेन। और ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज था, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव लॉ है ये, इसीलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम एज अ नेगेटिव कोनोटेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये अमेरिकन ओरिजिन है, या ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ देखिए हाईलाइट कर दिया गया है, और एक पॉजिटिव नोशन है इसमें। तो प्रोटेक्शन में पी है, तो इसको आप पॉजिटिव समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब पॉजिटिव, और उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ है तो ब्रिटेन से लिया गया, और उसमें आपका नो वर्ड है इसलिए वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या था इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। आप मूवीज में देखे होंगे कि हमारा जो कोर्ट है उसमें एक स्टैचू आपको दिखती होगी। उसमें एक स्टैचू होगी जिसके आंख पे पट्टी और हाथ में तराजू होता है, बैलेंस तराजू होता है। तो वो क्या डिनोट करता है? जो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है वो ये डिनोट करती है कि सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर हैं। और जो हाथ में तराजू है उसका ये मतलब है कि कोर्ट में इंसाफ एविडेंस के बेस पे होगा, कोर्ट में इंसाफ एविडेंस के बेस में होगा, और सामने व्यक्ति कोई भी खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसको हम लोग लेडी जस्टिस या इंसाफ की रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब सामने कोई भी व्यक्ति हो, अगर एविडेंस है तो वो सक्सीड करेगा, अगर उसके पास एविडेंस नहीं है, किसी भी ओहदे का आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका बेसिक, एक जस्ट आपको मैंने थीम बताई कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में का सेंस क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज दो पर्सन है, दोनों ने सेम टाइप का क्राइम किया है, सेम उनका दोनों का जो नेचर है क्राइम का सेम है, सेम तरह का अपराध किया है। और जब कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसमें ये बोला कि 1 लाख रुपए का फाइन, 1 लाख रुपए का पेनल्टी इम्पोज किया कि आप लोग 1 लाख रुपए पे करोगे। मतलब इंडिविजुअल अलग अलग हुआ कि
आप 1 लाख रुपए आपको एज अ फाइन पे करना पड़ेगा, तब आप जाके आपको राहत मिलेगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पर मंथ इनकम 3,000 to 4,000 है, और दूसरे व्यक्ति की इनकम 4 लाख से 5 लाख है पर मंथ। तो आप ये बताइए, जो 1 लाख का फाइन इम्पोज हुआ है, तो जिस व्यक्ति की पर मंथ इनकम 4 लाख 5 लाख रुपए, उसको तो 1 मिनट नहीं लगेगा उस अपना फाइन पूरा करके, अपना पनिशमेंट पूरा करके बाहर आने में। और जो व्यक्ति महीने का सिर्फ 3,000 कमा रहा है, उसके लिए तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो क्या सच में ये जस्टिस हुआ उसके साथ? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी तरीके के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया है, उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें लिख दिया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब जो लोग एक जैसे हों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो लोग एक जैसे हों उनके साथ एक तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं उनके साथ डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, जो एक जैसे लोग हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, और जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं उनके साथ डिफरेंट व्यवहार होना चाहिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एक मर्डर होता है और वो एक एडल्ट करता है जिसकी एज मोर देन 20-25 ईयर्स है, तो उसको कोर्ट लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकती है, या आगे मतलब हार्श पनिशमेंट उसको मिल सकता है। और कोई माइनर चाइल्ड से अगर कोई मर्डर हो जाए जिसकी एज 18 साल से कम हो, ठीक है, तो उसको कोर्ट इतनी कठिन सजा नहीं देती है, 3-4 साल की या 10 साल की जो भी है, उतना ही उसको उतने उसको बेल हो जाता है, उससे ऊपर उसको सजा नहीं होती है। अपराध का नेचर सेम था, लेकिन निर्णय फैसला अलग अलग आया। ये आपका पॉजिटिव नोशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक तरह के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है? तीसरा टर्म है रूल ऑफ लॉ। इसको भी आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहां मैंने लिख दिया है, रूल ऑफ लॉ बाय एवी डाइसी। एवी डाइसी एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, रूल ऑफ लॉ। अब मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये तो ब्रिटिश के थे, यहाँ से क्या मतलब है? एक्चुअली ये रूल ऑफ लॉ का ही पार्ट है, रूल ऑफ लॉ का ही पार्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है? अब आता है, एक सेकंड, ये तो मैंने बता दिया कि संविधान में आर्टिकल 14 में क्या क्या कहा गया है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। समानता 100% नहीं है। तभी हम कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? राष्ट्रपति, ध्यान से मेरा सुनिएगा, इसमें हाईलाइट किया हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, या कोई फॉरेन सोवरेंस, या कोई डिप्लोमेट्स, या यूएनओ और उसके एजेंसीज के लोग, ऐसे लोगों पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब नोट कर लीजिए आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, फॉरेन सोवरेंस, जैसे विदेश का कोई राष्ट्रपति आ गया किसी देश का, या कोई राजा आ गया, या कोई एम्बेसडर आ गया, तो ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे लोगों के ऊपर सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग न्यायालय नहीं करती है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नर है, उनके कार्यकाल के दौरान ना तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और ना ही उनके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल की प्रोसीडिंग हो सकती है। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, अपवाद हो गया ना। हमने क्या बात करी थी? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वहां पे अपवाद है। उसी उसी तरीके से किसी विदेश का, किसी दूसरे देश का अगर राष्ट्रपति हमारे यहाँ आता है, या उस देश का कोई प्रमुख है या कोई राजा हो, तो उसके ऊपर भी हमारे यहाँ हमारे न्यायालय कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
या कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनको सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं। और उस ग्राउंड पे एक अपवाद और भी है। जब हमारी पार्लियामेंट चलती है, जब हमारा या विधानसभा या लोकसभा जब सत्र चलती है, बैठक जब सदन चलता है, तो उसमें काफी डिबेट होती है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने पे राय रखते हैं। तो उन वक्तव्यों पर भी, जो सदन के अंदर होता है वक्तव्य, उन पर भी कोई मुकदमा नहीं चलता है। या दूसरे सेंस में, जो न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, वो अगर उस प्रोसीडिंग्स को छापती हैं, जो वहां पे डिबेट हुआ उसको लिखती हैं, तो भी उनके ऊपर कोई रिपोर्ट, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है, बशर्ते अगर वो गलत कुछ उसमें छापे ना हो या गलत अपना न्यूज ना पब्लिश की हो, तो उन पे भी कोई एक्शन नहीं होगा। तो एक इम्यूनिटी यहाँ हो गई। अब दूसरा क्या है कि आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी इम्यून करता है कि प्रोसीडिंग्स के दौरान जब सत्र चल रहा होता है, तो उस समय भी उनके ऊपर कोई केस, उनके ऊपर ये उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और सेम आर्टिकल 194 में जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं, जो एमएलएज हैं, उनको भी ये आर्टिकल 194 इम्यून करता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स से। ठीक है, हमारा आर्टिकल 14 सारे एंगल से कवर हो गया, आई थिंक। अब आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भी राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सरकार या कोई भी पब्लिक एजेंसी, कोई भी सरकारी तंत्र किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे और जन्म स्थल के आधार पे, ये 5 वर्ड याद रखिएगा, 15 में 5 याद कर लीजिए कि 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एक वर्ड इसमें और ओनली लिखा हुआ है, ये देखो, इसको हाईलाइट भी कर दिया हूं। तो सिर्फ यही 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, बाकी अदर ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो किसी भी व्यक्ति के साथ 5 ग्राउंड पे, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अदर ग्राउंड पे भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेट्स पे लागू होता है, सिर्फ ये, देखो मैं स्टेट की डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बहुत ढंग से बताया था, तब आप वही स्टेट समझिएगा। यहाँ बार बार स्टेट वर्ड है, तो हमको भी स्टेट ही बोलना पड़ेगा। स्टेट मतलब सारी सरकारी तंत्र। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टेट पे ही लागू होता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी लागू होता है। आर्टिकल 15 का ये डिस्क्रिमिनेशन कि 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई होटल है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, और उसका जो लोकेशन है वो बड़े शहर में किसी बड़े स्थान पे है या मेन हाईवेज पे है, तो क्या आप अपने बोर्ड, अपने रेस्टोरेंट या होटल या शॉप के सामने बोर्ड लगा सकते हैं कि सिर्फ यही जाति के लोग हमारे यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं या यही जाति के लोग हमारे रुक सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि ये आर्टिकल 15 का ये जो पांचों केसेस हैं, जो पांचों 5 पॉइंट हैं, इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी नहीं कर सकते। अगर वो इस टाइप के किसी काम में, जहां पे पब्लिक आती हो, जहां पे जनता आती हो, इस टाइप का कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें ये रोक नहीं लगा सकते। अब सोचिए कि आर्टिकल 15 लाया क्यों गया, डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव को रोकने के लिए क्यों लाया गया? इसके पीछे का आप ध्यान सुनिए मेरी बात।
आज के परिवेश में आप देखते होंगे कि हमारे जो आसपास के, हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारे नेता हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका कुछ मोटिव है। कई नेता ऐसे हैं जो किसी एक जाति विशेष को प्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। कई नेता ऐसे हैं जो सिर्फ धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई हिंदू को प्रमोट करता है, कोई सिर्फ मुसलमान की बात करता है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट की बात करता है, कोई ओबीसी की सिर्फ बात करता है। अगर ऐसे लोग सत्ता में आ गए और आर्टिकल 15 हमारे पास ना हो, तो आपको मालूम है लोग क्या कर सकते हैं? ये तुरंत भेदभाव पैदा कर देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ वोट चाहिए। वोट के लेने के चक्कर में ये सारा, अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 15 ना हो, तो ये, अगर हिंदू नेता आ जाएगा तो बोल देगा कि इस सड़क पे सिर्फ हिंदू चलेंगे, इस होटल में सिर्फ हिंदू बैठेंगे, इस शॉप पे सिर्फ हिंदू आएंगे, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिर्फ हिंदू यूज करेंगे। कोई मुसलमान का नेता आ गया तो अपना लिए बता देगा कि ये रोड पे सिर्फ मुसलमान चलेंगे, इस हॉस्पिटल में सिर्फ उन्हीं का इलाज होगा। तो कितना क्योस मच जाता है हमारे देश में, कितना गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब हमारे संविधान निर्माता ये सब सोच लिए थे कि यहाँ पे जाति धर्म के बेस पे राजनीति होगी आगे। इसीलिए पब्लिक इससे बहुत डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक राइट बहुत ज्यादा वॉयलेट ना हो, उस ग्राउंड पे आर्टिकल 15 को इंट्रोड्यूस किया गया। और बाकायदे मेंशन किया गया कि सेंट्रल एजेंसीज जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्मस्थल के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये इसमें भी कुछ अपवाद है। अब देखिए ध्यान से, संविधान निर्माताओं ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, भेदभाव नहीं करना है, लेकिन बिना भेदभाव किए इस समाज में कई सारे व्यक्ति, कई सारे वर्ण या जाति, उनका उत्थान नहीं हो सकता। इसीलिए जो रिजर्वेशन का फाउंडेशन है, जो आरक्षण का फाउंडेशन है, आरक्षण का बेस है, वो भी आर्टिकल 15 से ही निकलता है। अभी मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 15 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन रोकता है, लेकिन यही आर्टिकल 15 गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इस देश की भलाई के लिए। अब जैसे जो महिलाएं हैं, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए ये हुआ कि आपको पंचायत में कुछ सीटें आपकी रिजर्व कर दी जाएंगी। तो हो गया ना डिस्क्रिमिनेशन, सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको जो है पावर दिया गया, उनके लिए सीटें रिजर्व की गई। और जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये हुआ कि आपको फ्री एजुकेशन के तहत आपका, आप मतलब देश हित में ये भी था कि उनको फ्री एजुकेशन दिया गया, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनका सामाजिक और जिनका शैक्षिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़े क्लास के लोग हैं या एससीज एसटीज हैं, उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आरक्षण का प्राविधान लाया गया। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसीलिए आर्टिकल 15 भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यहाँ भी कुछ अपवाद है। और आरक्षण की बुनियाद, आरक्षण का जो पूरा फाउंडेशन है संविधान, यही आर्टिकल 15 से ही पावर देता है। ठीक है, अब आगे लिखा भी हुआ है, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 27% आरक्षण ओबीसी का 2006 में इसी आर्टिकल 15 के तहत दिया गया, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, आईआईटी और आईएम में। ठीक है, और अभी हाल ताज में 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन आया कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको भी 10% का रिजर्वेशन आर्टिकल 15 के अंडर में ही दिया गया। ये सब चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ईडब्ल्यूएस का जो कोटा आया, वो भी आर्टिकल 15 के तहत आया। ओबीसी रिजर्वेशन 27% आया, वो भी आर्टिकल 15 के तहत आया। और आर्टिकल 15 के तहत ये यही ये भी आया कि 7.5% रिजर्वेशन आपको जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको मिलता है, 15% शेड्यूल्ड कास्ट को मिलता है, और 27% ओबीसी को, और 10% ईडब्ल्यूएस को। और इसी में ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। सपोज आप लोगों में कोई ओबीसी कैटेगरी का हो और वो आईएएस बन गया, तो
उनके बच्चे उस कैंडिडेट या उस व्यक्ति के बच्चों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ गया। और एक क्राइटेरिया डिसाइड हुई है कि जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर है वो भी क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ये सब आपको आर्टिकल 15 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी की बात करता है कि हर व्यक्ति को जो भी कोई सरकारी एग्जाम हो, सरकारी रोजगार हो, उसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, इसकी बात करता है। अब थोड़ा सा हम आप लोगों से बात करते हैं इसी शीट पे। आप लोग इसको मेंस में इस तरह से आप बना भी सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, एक ये बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल और एक बीच में। मैं बोलता हूं ये आपका जो बड़ा सर्कल है आर्टिकल 14 है, ये वाला आर्टिकल 15 है, और ये आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 14 पूरा बड़ा वाला इसलिए है क्योंकि वो पूरा एंटायरली इक्वालिटी की बात कर रहा है हर फील्ड में। मतलब ये बड़ा सेट है और ये दोनों सब सेट हैं। और आर्टिकल 15 वो 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। और आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट की सिर्फ बात करता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसका भी कुछ ग्राउंड है, भी आपको हम बताएंगे डिटेल में। तो आप ये सेट बना के इस तरह से आप एग्जामिनर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि ये पूरा आपका आर्टिकल 14 है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का सब पार्ट है। और उसके अंडर में आपका आर्टिकल 15 आता है, और उसके अंडर में आपका आर्टिकल 16 आता है। ओके, Yes. अब आर्टिकल 16 को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। जैसा मैंने क्या बताया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में जो भी सरकारी ऑफिसेज है उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस किस ग्राउंड पे, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। रिलीजन, धर्म के आधार पे, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस। कितने हो गए? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। ये 7 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। और आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड था, इसमें 7 ग्राउंड है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या अपॉइंटमेंट पे ये 7 ग्राउंड पे हम डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किसी भी जनता के, किसी भी नागरिक के साथ नहीं कर सकते। इसमें भी कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या है कि पार्लियामेंट को पावर है कि रेजिडेंस एक कंडीशन बना सकता है रिजर्वेशन के लिए, या सीट रिजर्व करने के लिए। रेजिडेंस, या आप बोल सकते हो उसका जो निवास स्थान है, वो एक कंडीशन बन सकता है कि हम थोड़ा सा उसको अलग से परसेंटेज ऑफ कोटा बढ़ा सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो उस स्थान के निवासी हों उनको प्रमोट करने के लिए हम उनके लिए थोड़ा सा वो सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो रेजिडेंस, अभी हमने क्या बताया कि आर्टिकल 16 बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ पे आप डिस्क्रिमिनेशन करिए। लेकिन फिर यहाँ पे अपवाद है, इसीलिए ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और पार्लियामेंट को पावर है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अब जैसे कोई भी राज्य है या कोई भी देश है, उसका कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे ना तो प्रॉपर एजुकेशन है, ना ही उनका कुछ डेवलपमेंट हुआ है, या वो सोसाइटी पूरा अलग रही हो, और उनका अगर उत्थान करना है तो उनको तो शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और उनके अपॉइंटमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम, बेशक उनका शोषण ना हुआ हो, वो समाज से अलग रहे हो, ये कोई ग्राउंड नहीं बनता। लेकिन रेजिडेंस के तौर पे या उनका जो निवास है उस तौर पे हम उनको, पार्लियामेंट उनको कुछ रिजर्वेशन के तौर पे कुछ सीटें उनके लिए फिक्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जिनके लिए
ये सीटें फिक्स हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब दूसरा डिस्क्रिमिनेशन, अभी हमने बताया कि 7 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से हो रहा है। आर्टिकल 16 ही पावर दे रहा है कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस में सब आ जाते हैं, SCs, STs, OBCs, जो भी पिछड़ी जातियां हैं, उनका अपॉइंटमेंट में उनको रिजर्वेशन देना जरूरी है। तभी उनका क्या बोलते हैं, उत्थान होगा, क्योंकि पास्ट में उनको उतना मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का। तो आर्टिकल 16 रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट या पोस्ट में बैकवर्ड क्लास के फेवर में बात करता है। ठीक है। और तीसरा एक्सेप्शन, मैंने अभी क्या कहा कि धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। लेकिन एक अपवाद यहाँ भी है, कोई धार्मिक, जैसे वक्फ बोर्ड है, एग्जाम्पल यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है। वक्फ बोर्ड एक्चुअली मुसलमानों के लिए है, जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए या रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए या किसी भी एक तरह से एज ए चैरिटी किसी को देना चाहें, तो उनके लिए एक बोर्ड बना है, वक्फ बोर्ड। उसमें वो लोग करते हैं और उसका चेयरमैन भी होता है, उसको पूरा सिस्टम से उसको ऑपरेट भी किया जाता है। तो इसका जो लीड होगा, उसका जो चेयरपर्सन होगा, इसमें जो मेंबर्स होंगे, वो तो मुस्लिम ही होंगे ना। यहाँ भी भेदभाव हुआ, इसीलिए कुछ एरिया ओपन कर दिया गया है कि यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, रिलीजियस कुछ मैटर में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ये तो आपका हो गया आर्टिकल 16। अब इसी आर्टिकल 16 में कुछ कमीशंस है, कुछ कमिटीज हैं, उसको आप लोग ध्यान समझिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और आया भी है पहले। 1953 में सबसे पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी, काका काका कालेलकर के चेयर पर, उस पे उनकी अध्यक्षता में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इसलिए बनी थी कि वो जरा सर्वे करें, वो बताएं कि देश में जो ये पिछड़ापन है, या जो उन जातियों को या उन सेक्ट्स को या उन लोगों को उन क्या बोलते हैं आप, हाँ जाति बोल सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनकी क्वांटिटी देखें, उनके नंबर्स देखें, कितनी कैटेगरीज में वो लोग हैं जिनका जिनके उत्थान के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। तो उन्होंने जब सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि हमको 70% रिजर्वेशन चाहिए, तब जाके जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनका उत्थान हो सकता है। खैर उन्होंने, जो थे तो बैकवर्ड क्लास कमीशन उनके बना था, लेकिन उन्होंने ये रिजर्वेशन में वुमेन्स को भी इंक्लूड किया, औरतों को भी इंक्लूड किया कि 70% रिजर्वेशन की जरूरत है, तब जाके सबका उत्थान हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। गवर्नमेंट ने उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट ने इस डिमांड को रिजेक्ट किया कि 70% रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते। उसके बाद फिर आता है ईयर 1979, इसमें सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनता है, BP मंडल के अध्यक्षता में। तो उन्होंने भी स्टडी करी और उन्होंने बताया कि पूरे पॉपुलेशन का 52% ऐसी पॉपुलेशन है जो बैकवर्ड क्लासेस में आती है, जिनका सोशली या एजुकेशनल या सामाजिक और शैक्षिक रूप से वो बैकवर्ड है। 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से ध्यान रखिएगा SCs और STs को एक्सक्लूड कर दिया गया कि हम SCs और STs को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा 52% देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जिन पिछड़ी हुई है। तो उसके लिए जिनको अदर बैकवर्ड कहा गया, क्योंकि पहले बैकवर्ड में आप क्या आते थे, सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये कहा गया कि हम अदर बैकवर्ड कास्ट हम नाम देंगे और इनको 27% गवर्नमेंट रिजर्वेशन जरूरी है। ठीक है। फिर 1990 में VP सिंह की गवर्नमेंट आई और उन्होंने ये 27% OBC आरक्षण मंजूर कर दिया। ठीक है। फिर 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है। उन्होंने दो चेंजेस किए। पहला कि जो 27% हम कोटा दे रहे हैं OBC को, उसमें भी हम क्राइटेरिया बनाएंगे, जिसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जहां से आता है कि हम
उनका ठीक है, सोशल बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो हम कंसिडर करें, लेकिन अगर उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर अच्छा है, अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने दो चेंजेस किए, और दूसरा चेंज उन्होंने किया था कि हम 10% जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या इकोनॉमिकली वीकर है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, और भले ही किसी कास्ट को हो, अगर अपर कास्ट के हो तो भी कोई इशू नहीं है, उनको हम 10% आरक्षण देंगे। फिर उसके बाद इनके इन सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों लॉस को खारिज कर दिया। फिर आपका आता है 1992 में इंदिरा साहनी केस, या जिसको मंडल केस बोलते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब इंदिरा साहनी केस आया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मंडल कमीशन ने रिपोर्ट सौंपा था कि आप 27% आरक्षण आप दीजिए ओबीसी को, और आपके पास ऑलरेडी आप SC ST को दे रहे हैं रिजर्वेशन, आपका 50% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर ये कोटा नहीं जाएगा। लेकिन जब 10% ऐड कर दिया नरसिम्हा राव ने, तो वो 50% को क्रॉस कर रहा था रिजर्वेशन वाला। फिर जब इंदिरा साहनी केस आया, या मंडल केस जिसको बोलते हैं, उसमें इन्होंने 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या पुअर सेक्शन के लिए कोटा बोला गया था उसको खारिज कर दिया गया, और टोटल रिजर्वेशन कोटा उसमें उस जजमेंट में साफ साफ लिखा था कि 50% से ऊपर हम किसी भी 50% से ऊपर हम किसी भी कंडीशन में आरक्षण नहीं दे सकते। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आई तब वहां पे एक्सेप्शन है, बाकी हमारा जो रिजर्वेशन कोटा लिमिट है वो 50% से एक्सीड नहीं कर सकते। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट में होगा, मतलब एंट्री के लिए होगा, भर्ती के लिए होगा, ना कि प्रमोशन में ये रिजर्वेशन लगेगा। फिर से बोल रहा हूं, ये जो कोटा है 50% वाला, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट में होगा, ना कि प्रमोशन में होगा। ठीक है। और क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया। ऐसे ओबीसी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो इस आरक्षण के क्षेत्र दायरे से आरक्षण के दायरे में नहीं रहेंगे, उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये सारा वर्डिक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट का आया। फिर एक आता है कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल ये था कि सपोज गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली किसी सेक्टर में, अब उसमें ऐसा हुआ कि जितनी सीटें आरक्षित की गई थी, चाहे वो BCS का, SC ST किसी का भी, वो सीटें फुल नहीं हुई। तो जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसी डिपार्टमेंट में, तो वो सीटें ऐड कर दी जाएंगी। तभी याद रखिए कैरी फॉरवर्ड रूल यही कहता है। आगे आपको डिटेल में समझाया जाएगा अभी उसमें क्या क्या चल रहा है, और उसमें प्रमोशन में किस तरीके से और अपॉइंटमेंट में किस तरीके से आगे क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है। अब आगे आता है आर्टिकल 17। ये भी राइट टू इक्वलिटी का पार्ट है। आर्टिकल 17 एक ऐसा राइट है, इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। आर्टिकल 17 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट राइट है, जो पूर्ण पूर्ण आप बोल सकते हो अधिकार है। आर्टिकल 17 इज द एब्सोल्यूट राइट। इसमें किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप नोट कर लो कि आर्टिकल 17 ऑफ फंडामेंटल राइट इज द एब्सोल्यूट राइट। ठीक है। ये क्या कहता है? ये अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत वाला जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोलते हैं आप, रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको रोकता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव जाति के आधार पे छुआछूत वाला नहीं चल पाएगा, उसको हर तरीके से आपको हटाना है। जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे ना, वो एक्चुअली महार जाति से बिलोंग करते थे, और जिनको हमारे संविधान का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का फादर भी कहा जाता है। वो बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम उन्होंने छुआछूत को बहुत करीब से देखा था। इवन जो इनका स्कूल था वहां पे
ऐसा कहा जाता है कि जो पानी पीने का हैंडपंप था वो कोई प्यून या कोई दूसरा जाति का व्यक्ति उसको चलाएगा तब वो पानी पीते थे। मतलब उनको, या उस समय का जो सीन था हिंदुस्तान का, जो पिछड़ी जातियां थी उनको काफी कुछ चीजों से वंचित किया गया था। तो अंबेडकर साहब ये चीज भली बात जानते थे कि हमारे देश में इस तरीके का व्यवहार होता है, ये सबसे पहले किसी भी हालत में बंद होना चाहिए। अदरवाइज इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा, आगे चल के ये और घातक रूप ले लेगा। इसीलिए आर्टिकल 17 जो कहता है कि एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ये किसी भी तरीके से इसमें कोई भी अपवाद, कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता। इसीलिए ये एक पूर्ण अधिकार है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रश्न ये बनता है कि ठीक, कोई बात नहीं, छुआछूत अछूत जो भी कहो, कि आखिर में क्या है। अब सपोज हमारा किसी को छूने का मन नहीं, नहीं छुएंगे तो क्या मैं आर्टिकल 17 वायलेट कर रहा हूँ? या कोई हमको टच कर दिया, या हमारा कोई फ्रेंड, हमारा क्लासमेट हमारा टिफिन शेयर कर लिया, या हमने टिफिन उसको दिया, खाने को मना कर दिया, तो क्या ये अनटचेबिलिटी में आ जाएगा? ये तो कुछ कहीं डिटेल में कुछ मेंशन ही नहीं है। तो हमारे संविधान में सिर्फ यही एक वर्ड है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होना चाहिए। अब ये समस्या की बात थी कि हम किस किस चीज को माने कि भाई हमने अनटचेबिलिटी की है या हमने छुआछूत को प्रमोट किया है। तो उसके लिए जब हमारे संविधान में कुछ मेंशन नहीं है, ना कोई रूल बुक में मेंशन था उस टाइम, तो एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो जुडिशरी है वो हमारे संविधान को डिकोड करती है, एक एक चीज समझाती है, अपने वेरियस जजमेंट में मालूम पड़ता है कि आखिर में इस वर्ड का कितना गहरा मतलब है। जैसा कि मैंने पास्ट की क्लासेस में कई सारे केस आपको बताए हैं। तो जो मैसूर हाई कोर्ट था, मैसूर हाई कोर्ट ने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किया कि अनटचेबिलिटी किसको कहते हैं। तो मैसूर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको ग्रामेटिकली या डिक्शनरी खोल के अगर मतलब देखेंगे तो हम इसका मतलब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि किसी को ना छूना, तो ये तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो मैसूर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस थी ना हमारे देश में, एक सामाजिक बुराई है। ये हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, जिसके कारण कई क्लासेस, कई सोसाइटी में कई सारे सेक्शंस, जिनको जन्म के आधार पे ही सदियों तक बहुत कुछ उनके साथ भेदभाव हुआ, बहुत कुछ उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, बहुत कुछ उनको परेशानियां झेलनी पड़ी थी, ये हर हाल में बंद होना चाहिए। और यही अनटचेबिलिटी है। अगर वो अब प्रैक्टिस होगा तो किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैसूर हाई कोर्ट, याद कर लीजिए, उसका जजमेंट था कि अनटचेबिलिटी को हम डिक्शनरी का मीनिंग ना देखें, हम ये देखें कि जो हमारे यहाँ इतिहास में जो मेंशन है या जो पुराने काल से सामाजिक बुराई चली आ रही है, कई सारे सेक्टर्स, कई सारे सोसाइटीज में कई सारे क्लासेस, कई सारी जातियों के साथ बहुत कुछ भेदभाव हुआ है। उनके उनको जन्म के आधार पे ही कि आपका जन्म इस जाति में हुआ है तो आपके साथ बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होगी, छुआछूत, तो वो चीजें प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने वहां भी एक चीज कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल कुछ गलत कार्य करता है और उसका समाज उसको बाइकआउट कर देता है, कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत काम कर दिया और उसका उसकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं, उसको बाइकआउट कर दी, तो वो छुआछूत नहीं कहलाएगा। या किसी धार्मिक स्थान पे उस व्यक्ति के कर्म के कारण, चाहे जिस धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसको उस रिलीजियस प्लेस पे एंट्री नहीं मिल रही है तो वो भी आपका अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा। दो चीजें क्लियर हो गई हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल कुछ ऐसा एक्ट करे जिससे सोसाइटी उसका बहिष्कार कर दे तो वो अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा। या कोई आदमी ऐसा कुछ कृत्य करे जिसको, जो धार्मिक आस्थाएं हैं, आहत हो लोगों की, तो उसका प्रवेश वर्जित हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सदियों पुराने जन्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो हर हाल में बंद होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। यहाँ पे वर्ड याद है, इसको याद करिएगा, लिखिएगा कि आर्टिकल 17 में ये तो कहा गया है कि ये प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, और
ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिशमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें दो तीन वर्ड याद कर लीजिए, जैसे अनटचबिलिटी एक्ट ऑफ 1955 अमेंड हुआ 1976 में, और लास्ट में क्या बन गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अनटचबिलिटी जो फ्रेज है ये संविधान में या किसी भी एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। और अगर हम जो ऑफेंसेस की बात करें कि आखिर में आज की डेट में, चलो ठीक है अनटचबिलिटी तो बैन हो गई, बंद हो गई, लेकिन फिर भी जो इसके बैकग्राउंड में जिसका ऑफेंसेस है वो क्या क्या है, तो आप ये कह सकते हो कोई भी लीडर या कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक स्पीच में इस चीज को बढ़ावा देता है, जातिगत शब्दों को बात करता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है, तो ये ऑफेंस में आएगा। और कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, वो अगर आज भी जाति के आधार पे एंट्री प्रोहिबिट करता है, एंट्री बैन करता है, तो भी छुआछूत के अंतर्गत आएगा। और उस संस्थान के मालिक को या उस व्यक्ति को जो पब्लिक मीटिंग में आके इस तरह की बातें किया है, उस पर सीवियर पनिशमेंट इम्पोज होगा, उस पर बड़ा एक्शन लेगी सरकार या कोर्ट ले सकती है। और ध्यान रखिएगा, और ऐसा व्यक्ति जो इस चीज में, मतलब प्रमोशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए अगर वो जेल जा चुका है या पनिशमेंट पे कर चुका है और उस पे आरोप सिद्ध हो गया है, तो वो इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकता। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, तो वो आदमी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, अब आपका आता है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 लास्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी का। इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो टाइटल्स हमको ब्रिटिश के टाइम में मिले थे उनकी समाप्ति की बात की गई है कि आप उन टाइटल्स को आज की डेट में यूज नहीं कर सकते थे। जैसे जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था तो वहां की सरकार, ब्रिटेन की सरकार या यहाँ के जो होते थे गवर्नर जनरल्स, ये कुछ लोगों को कुछ उपाधियां दिए थे, हिंदुस्तान के लोगों को। किसी को महाराजा की उपाधि दिए थे, किसी को राज बहादुर, किसी को राय बहादुर, किसी को राय साहब, किसी को दीवान बहादुर, या इस तरीके से बहुत सारे टाइटल्स ये देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडियंस। और ये जो टाइटल्स हैं, चाहे महाराजा हो, चाहे राजाधिराज हो, राज बहादुर, राय साहब, ये एक हेरिडेटरी टाइटल्स है। मतलब इनका बेटा भी राजा साहब ही होगा, इनका बेटा भी राय साहब होगा, जो कि हमारे देश में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और इससे समाज में एक गैप बन रहा था कि जिनको राज बहादुर, राजा साहब, महाराजा इन सब की उपाधि मिली थी और आम जनमानस से वो अलग ट्रीट किए जाते थे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा और कहा गया कि हमारे समाज में इनइक्वलिटी ना पनपने पाए, इसीलिए इन सारी टाइटल्स को जो विदेशियों ने हमको दी हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने हमको दी है, वो एबॉलिश करना है। कोई भी व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन क्या पनिशमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अभी कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट का पावर है कि वो नियम कानून बना के ये पनिशमेंट दे सकती है। और जो व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस में या सरकारी दफ्तर में बड़े पद पे कार्यरत हैं, उनको अगर कोई विदेश से, कोई विदेशी कंट्री कोई अगर टाइटल देती है या कोई अलग से उनको फंडिंग या कुछ अलग से उनको पेमेंट करती है, तो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के वो ना उस टाइटल को ले सकते हैं और ना ही उस फंड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए भी ध्यान रखिए कि एक वर्ड इसमें आएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी है, तो जो भी फॉरेनर्स के द्वारा कोई भी टाइटल्स, कोई भी पीजेंट्स या कुछ भी उपहार वो ले नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट ना हो। ठीक है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 1996 में ये कहा कि ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल तो ठीक है, लेकिन जैसे हम भारत रत्न किसी को मिला, किसी को पद्म विभूषण मिला, किसी को पद्म भूषण मिला, किसी को पद्मश्री मिला, तो वो अपने टाइटल, अपने नाम के आगे या नाम के पीछे ये सब लिख सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 18 आपको बाध्य नहीं करता, आर्टिकल 18 आपको अवरोध नहीं पैदा करेगा। तो भारत रत्न हुआ, जो भी राष्ट्रीय अवार्ड्स हैं, वो आप अपने नाम के आगे लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ब्रिटेन द्वारा टाइटल्स मिले हैं वो आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इवन यहाँ तक भी है, सपोज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो भी अपने नाम के आगे जो उसको कॉलेज से एकेडमिक डिग्री से मिला है वो भी अपने नाम के आगे लिख सकता है। इसमें भी कुछ समस्याएं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था। तो हमें कौन कौन सा टाइटल को हटा देना है जो ब्रिटेन द्वारा, जो ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियंस को मिली थी, चाहे वो महाराजा की उपाधि हो, राज साहब, राय साहब, ये सब जो उपाधियां वो अब हम नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। गाइज, आप सभी लोग सुन रहे थे ना मेरी बात ध्यान से? सर। यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं मानूं कि आपको ये चारों आर्टिकल लगभग लगभग 80% याद हो गया होगा? यस सर। Yes. तो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको चाहे आप लोग चैट बॉक्स में या वॉइस में ही आंसर करिएगा। हमें आप ये बताइए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जो है वो 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। वो कौन कौन से ग्राउंड है, उसका नाम लिख दो। रिलीजन, रेस, कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट और बर्थ ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सॉरी। फिर से। रिलीजन, रेस, कास्ट, हम्म। प्लेस ऑफ बर्थ। कितने? 5 है ना? हाँ। यस सर। सर, ठीक है। मूल, वंश, और जात, लिंग, स्थान, धर्म। ठीक, वेरी गुड। और आर्टिकल National 16, आर्टिकल 16 कितने ग्राउंड पे प्रोहिबिट करता है? कौन कौन सा ग्राउंड आर्टिकल 16? 7 ग्राउंड। धर्म, राज्य, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास। वेरी गुड। और जो आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो किस आर्टिकल से उत्पन्न हुआ? जो रिजर्वेशन हमारे 15, सिस्टम में आया, कौन सा? हाँ ठीक है, 50, वेरी 50। गुड। Article 15. ठीक है। और एक बहुत ही फेमस इंदिरा साहनी या मंडल केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आपको मैंने डिटेल में समझाया था, वो क्या है? 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी कोटा को नहीं मिल सकता है। कुछ इसमें सर एक्सेप्शन भी है, वो याद नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, लेकिन बढ़िया है, आप लोगों ने अच्छे से इसको ग्रैब किया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसे अगर आप लोग कंसंट्रेट रहेंगे तो आपको एक एक आर्टिकल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका 2 चीज है, मैंने बता दी स्टार्टिंग में, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वाला, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट वाला है। तो क्या बता पाएंगे? चलो मैं, यस सर। पॉजिटिव वाला कौन सा, नेगेटिव वाला कौन सा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है पॉजिटिव। जो अमेरिका से लिया गया वो पॉजिटिव है, और जो ब्रिटेन से लिया वेरी गया। गुड, वेरी गुड। इक्वलिटी लॉ ब्रिटिश से लिया गया है, ये नेगेटिव है। और इक्वलिटी प्रोडक्ट अमेरिका से लिया गया है, पॉजिटिव है। वेरी गुड, वेरी गुड। इक्वालिटी बिफोर लॉ पॉजिटिव नेगेटिव है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नेगेटिव वे में जो अमेरिका से लिया इसको गया याद है। कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में पी आता है तो पॉजिटिव हो गया, और उसमें इक्वलिटी बिफोर बी है तो बी मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन हमारे यहाँ गुलाम, तो हम सबसे गुलाम थे, तो गलत ही था। तो मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये सब चीज भूलिएगा मत, ये याद करिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आपको एमसीक्यूज में, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, ठीक है। अच्छा, केशवानंद भारती केस था 1973 का, कल की क्लास में। उसमें एक शब्द आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो नाम बता पाएंगे क्या था वो? फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं, ठीक है, आपका इसेंस सही है लेकिन वर्ड गलत है। बेसिक स्ट्रक्चर। यस यस, एक्चुअली वो Sir, basic वर्ड था structure. बेसिक स्ट्रक्चर।
वेरी गुड वेरी गुड। तो बेसिक स्ट्रक्चर वो कब आया? केशवानंद भारती केस 1973 में आया। ठीक है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी भारतीय कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे संविधान के किस आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। और कोई Pardon, sir, repeat the question. जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू का पावर कोर्ट्स को, जुडिशरी को मिलती है किस आर्टिकल से? Article 13. Article 13. वेरी गुड वेरी गुड, आर्टिकल 13। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल हमने शुरुआत में एक क्लास ली थी, उसमें एनआरआई, पीआई और ओसीआई कार्ड होल्डर्स की बात हुई थी। तो वो दो बेसिक डिफरेंस आप मुझे बताइए जो एनआरआई के पास है और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के पास नहीं होता है। और सबसे उम्मीद करता हूँ सब लोग आंसर करें, भले 1 मिनट वेट कर लें, लेकिन सबका आंसर मुझे चाहिए कि एनआरआईज में और ओसीआई कार्ड होल्डर्स में दो बेसिक डिफरेंस, दो मेन डिफरेंस आप मुझे बताइए। ये सर एनआरआई तो इंडिया के सिटीजन होते हैं, इंडियन सिटीजन होते हैं, बट ओसीआईज उसके उनके पेरेंट या फोर फादर ग्रैंडफादर कोई भी इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। और एक एनआरआई डिफरेंस में दूसरा, वीजा का जरूरत नहीं होता है एनआरआई में, अ, और उसमें वीजा का जरूरत होता है नहीं नहीं, ओसीआई में। ये आपने गलत बताया। सर, एनआईआर में जो भारतीय हाँ, नागरिक हैं वो भारत के निवास करने बाहर जिसके पास पासपोर्ट है। वेरी गुड। और दूसरा डिफरेंस? ओसीआई वाला हाँ हाँ, ओसीआई वाला एक बताइए। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक हो जिसके पास कार्ड होल्डर और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत है। और सर एक एक्सक्यूज मी सर, एक ये बेनिफिट एनआरआई उठा सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप वाले सारे बेनिफिट उठा सकते हैं एनआरआई, और ओसीआई नहीं उठा सकते हैं। तो कौन कौन से बेनिफिट है वही मैं जानना चाहता हूँ, कौन से बेनिफिट हैं? एक दो तो बताओ ना डिफरेंस। जैसे वो वोटिंग कर सकते हैं, वेरी वो गुड वेरी गुड, यही मैंने पूछना था। राइट टू वोट, राइट टू वोट सिर्फ एनआरआईज के पास है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स के पास राइट टू वोट नहीं है। वीजा की जरूरत किसी को नहीं है, पहले था। बोले बोले। प्रोसेस नहीं पता सर, कौन से प्रोसेस से ये वोट देते हैं, वो भूल गया, प्रॉक्सी, थोड़ा बाई रिपीट कर। प्रॉक्सी वोटिंग, बाई बाय प्रॉक्सी प्रॉक्सी। वोटिंग। प्रॉक्सी जैसे क्लास में होता है ना कि मेरी प्रॉक्सी लगा देना, मैं एब्सेंट हूँ तो मेरी जगह पे, तो जैसे पोस्टल बैलेट होता है वही टाइप का प्रॉक्सी, मतलब कहीं भी वो रहे वो वहां से अपना मतदान कर सकता है। लेकिन अभी वो सिस्टम पूरी तरीके से इंडिया में इवॉल्व नहीं हुआ है, जबकि उनको अधिकार है। और ये बहुत जल्द, इस पर डिबेट भी कुछ दिन पहले हुई थी, ये अपना हो जाएगा। ठीक है। और आप लोगों को कोई कुछ डाउट? यस सर, क्रीमी पार्टिसिपेंट्स लेयर। बहुत कम है। सर क्रीमी हाँ बोले लेयर, बोले। क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी के लिए है या फिर अदर कास्ट के लिए भी है? नहीं नहीं, सिर्फ ओबीसी के लिए, क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी के लिए है। और एसी एसटी सर, आईएएस आईपीएस या फिर ग्रेड 1, ग्रेड ए और बी जॉब लेते हैं तो उनके लिए क्रीमी लेयर का कोई ये नहीं है, प्रावधान नहीं है। नहीं नहीं, उनके लिए क्रीमी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था रिजर्वेशन के केस में कि ये सोशली, सामाजिक और शैक्षिक आधार पे हुआ था, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा गया था और सामाजिक देखा गया था। तो उस टाइम तो जब ऐसे भी तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। ऐसे भी बोले तो उन बोले। लोग के पास सर, अगर कोई ग्रेड 1 और ग्रेड ए और ग्रेड बी जॉब लेता है तो उन लोग के पास इकोनॉमिक वो तो ऐसा ही बूस्ट हो गया और एजुकेशन भी मिल गया, अगर एसी बिल्कुल एसटी भी बिल्कुल है बिल्कुल फिर सही भी। बात है। लेकिन जो उनको आरक्षण दिया गया था वो सोशल बैकग्राउंड पर दिया गया था कि इनके फोर फादर्स, इनके ग्रैंड फादर को सामाजिक रूप से काफी इनका डिप्रेस क्लास को काफी कुछ परेशानियां हुई थी, उस आधार पर दिया गया। बाकी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, ये इनका सामाजिक रूप से उतना क्या बोलते हैं, शोषण नहीं हुआ था, लेकिन
इनको भी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था इनको दिया गया, और उसमें जो इकोनॉमिक रूप से मजबूत थे, ऐसा माना गया कि ना वो सोशली बैकवर्ड थे, ना वो एजुकेशनली बैकवर्ड रहे होंगे, जो इकोनॉमिकली मजबूत हैं, इसीलिए वहां पे क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया। ये एक डिबेट का इशू है, आज के डेट में बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि 2-3 पीढ़ियां, ये तो 1950 में ही सब कुछ बन गया था, उसके बाद कई सारे लोग, आईएएस का बेटा रिजर्वेशन लेके आईएएस बन रहा है, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, ट्राइब्स में हो, तो लेकिन अब कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स रहती है, उसको टच कौन करेगा उस चीज को। बल्कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन बना है, इंटरव्यू में पूछा गया है कि एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा, तो उससे कहा गया था कि क्या ये सही है कि आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्लास 1 ऑफिसर है, और आप फिर भी रिजर्वेशन के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं, ये सही है? तो जो एथिक्स पे ही बोलता है कि भाई जो मेन था रिजर्वेशन लाने का, जो मेन था थिंग था, वो तो अब खत्म हो चुका है आपके साथ। लेकिन वही है, एक डिबेट का पार्ट है, तो हम लोगों को क्या जो लिखा है वही पढ़ना है। ठीक है, एज ए न्यूट्रल बात करना है हम सभी को। वी आर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, और फ्यूचर में जो भी पोस्ट मिलेगी, वहां पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट का जो भी नियम कानून, उसका पालन कराना है। ठीक है, बाकी ये जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनका ये पार्ट है कि किस तरीके से कौन सा कानून बनाते हैं, पास करते हैं, क्योंकि उनको हम ही लोग चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और वो हमारे हित की बात करते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आई थिंक नाउ आई कैन थैंक यू कंक्लूड। सर। यस सर। थैंक यू सो Okay, मच। गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। thank you, sir. Thank you, sir. Good night, थैंक sir. यू। Thank you, sir.